हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। इसका क्लास 12 की आपकी ये प्यारी सी एनसीईआरटी की बुक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो बच्चों, हम जानते हैं कि बायोलॉजी जो है ये एक स्टोरी होती है लाइफ की अर्थ पे। जबकि इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स आप देखेंगे कि मरते हैं, लेकिन स्पेशीज़ ये अभी भी स्पेशीज़ आपको अभी भी देखने को मिलेगी, बिकॉज स्पेशीज़ कंटिन्यू टू लिव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स अनलेस थ्रेटन्ड बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्ट। कुछ स्पेशीज़ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। रिप्रोडक्शन एक यहाँ पे वाइटल प्रोसेस बन जाता है जिसके बिना स्पेशीज़ सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। सो हर एक इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें बच्चों, अपनी प्रोजेनी को छोड़ता है, चाहे वो सेक्सुअल मीन्स के थ्रू हो या फिर एसेक्सुअल मीन्स के थ्रू। सेक्सुअल मोड जो होता है रिप्रोडक्शन का बच्चों, इसमें क्या बनता है, क्रिएशन होता है न्यू वेरिएंट्स का, ताकि जो सर्वाइवल एडवांटेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, एनहांस हो सके। तो ये जो यूनिट है एक्सप्लेन करती है डिटेल्स किसका, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस की, फ्लावरिंग प्लांट्स में एंड ह्यूमंस में, एज इजी टू रिलेट रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स, related perspective on human reproduction health and how reproductive ill health can be avoided is also presented to complete our understanding of biology of reproduction. आपको यहाँ पे एक ये प्यारी सी पिक्चर आपको देखने को मिल रही है। इनका नाम है पंचानन महेश्वरी। 1904-1966 इनका टाइम पीरियड है। सो ही वॉज बॉर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर राजस्थान। पंचानन महेश्वरी rose to become one of the most distinguished not only of India but of the entire world. फिर ये मूव करते हैं, इलाहाबाद जाते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए, जहाँ पे इन्होंने एक डिग्री ऑब्टेन की थी, डीएससी की डिग्री ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर डब्ल्यू डच जियोन, अमेरिकन मिशनरी टीचर थे, टू डेवलप इंटरेस्ट इन बॉटनी एंड स्पेशली मॉर्फोलॉजी। सो आई थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमें जानना। सो चलिए चैप्टर 1 शुरू करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो आर वी नॉट लकी दैट ये जो प्लांट्स है वो इस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। देन myriads of flower that we enjoy gazing at, the scents and the perfume that we swoon over, जो रिच कलर होता है जो हमें अट्रैक्ट करता है, ऑल देयर ये एड करता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जो रिच कलर्स होते हैं फ्लावर्स के जो परफ्यूम होते हैं, राइट, जो सेंट होती है, ये किस में एड करता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। फ्लावर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, हम अपनी सेल्फिशनेस के लिए उनको सिर्फ हमारी सेल्फिशनेस को फुलफिल करने के लिए फ्लावर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है। सो आई लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंसेस, फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स शो करता है। जब हम एक जो डाइवर्सिटी देखते हैं इनकी, इन्फ्लोरेसेंस की, फ्लावर्स की, फ्लोरल पार्ट्स की, तो हमें एक अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशंस के बारे में पता चलता है, जिससे कि क्या इंश्योर होता है, फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं बच्चों, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस क्या है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे। तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एपोमिक्सिस एंड
पोली एम्ब्रियोनी के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो फ्लावर क्या होता है? एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म का। ह्यूमन बीइंग का हमेशा से एक इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है फ्लावर के साथ में। फ्लावर क्या है? एक ऑब्जेक्ट्स है, एस्थेटिक, ornamental, social, religious and cultural value. They have always been used as symbols जिससे हम important human feelings को convey करते हैं, जैसे हमारा love, हमारा affection, happiness, grief, mourning। तो हम कह सकते हैं फ्लावर हमारे सुख दुख के साथी होते हैं। आपको लिस्ट करना है एटलीस्ट 5 फ्लावर्स जिनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है एंड दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट होम्स एंड इन गार्डन्स। सो आपको क्या करना है? नेम फाइंड आउट करना है 5 मोर फ्लावर्स का जिनको हम सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस में यूज़ करते हैं या फिर आपकी फैमिली में भी यूज़ होंगी। सो हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? व्हाट डज इट रिफर टू? उससे पहले फ्लोरिकल्चर भी पढ़ेंगे, क्या होता है, क्यों होता है। इससे पहले हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ऑफ एलएस ऑफ अ फ्लावर। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक फ्लावर है, प्यारा सा फ्लावर है। ये यहाँ पे आप देखें ओवरी है, देन दिस इज सेपल, देन दिस इज फिलामेंट, उसके बाद होता है स्टाइल, स्टाइल के बाद स्टिग्मा, एंथर, पेटल। प्री फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखते हैं। सो स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में हम अगर देखें जिससे पहले की जो एक्चुअल फ्लावर जो आप प्लांट पे देखते हैं उससे पहले जो डिसीजन होता है कि प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। बहुत सारे हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से डिफ्रेंसिएशन होता है और फिर क्या होता है कि जो फ्लोरल प्राइमोडियम होता है उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो क्या होता है कि जब आप एक प्लांट पे फ्लावर देखते हैं उससे पहले बहुत सारे डिसीजन हो चुके होते हैं, प्लांट ले चुका होता है कि प्लांट जो है वो इसके पास फ्लावर होंगे नहीं होंगे। तो बहुत सारे हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंज भी होंगे जिसकी वजह से डिफ्रेंसिएशन होगा। डिफ्रेंसिएशन का मतलब आपको पता है ना। एंड फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है फ्लोरल प्राइमोडियम का। इनफ्लोरेसेंसेस बनते हैं जो बियर करते हैं फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस के पास फ्लोरल बड्स होता है, उसके बाद फिर फ्लावर्स आते हैं। सो फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड्रोएशियम एंड गाइनोएशियम डिफ्रेंशिएट होते हैं, उसके बाद फिर डेवलपमेंट होता है। तो आप रिकलेक्ट करोगे कि जो एंड्रोएशियम होता है कंसिस्ट करता है होल किसके? स्टेमन्स की, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। इन गाइनोएशियम रिप्रेजेंट्स करता है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक है, फ्लावर की। सो स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फिगर 1.2 यहाँ पे शो करती है एक स्टेमन के 2 पार्ट्स। पहला पार्ट होता है स्टेमन का जो कि लंबा सा होगा, स्लेंडर स्टॉक होगा, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो स्टेमन के क्या होते हैं? स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। एक तो सिलेंड्रिकल शेप होगा, है ना, एंड जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। एंड टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? एंथर होते हैं। देखिए, याद करना, ये आपका टिपिकल स्टेमन 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर। सो स्टेमन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा? प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का, ये थैलेमस के साथ अटैच होता है या फिर जो फ्लावर का जो पेटल होता है उसके साथ आपको देखने को मिलेगा इसका अटैचमेंट। नंबर एंड लेंथ स्टेमन्स की डिफरेंट स्पेशीज़ में वेरिएबल है। अगर आप कलेक्ट करोगे स्टेमन
ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स, ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पेशीज। और फिर आप उसको स्लाइड पे देखोगे तो आप जो है अप्रिशिएट कर पाओगे बहुत सारी वेरिएशन इसके साइज में जो आपको नेचर में देखने को मिलेगी। केयरफुल ऑब्जर्वेशन हर एक स्टेमन का, अंडर अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप मेकिंग नीट डायग्राम्स would elucidate the range in shape and attachment of anthers in different flowers। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंथर है इसका आपको डिफरेंट वैरायटी मिलेगी, डिफरेंट इसकी शेप में वैरायटी मिलेगी। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। हर एक लोब के पास 2 थीका होते हैं एंड दे आर डाइथीकस। ओफन एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है जो रन करती है लेंथ वाइज, ये क्या करते हैं थीका को सेपरेट करती है। सो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे बहुत सारे टिश्यूज़ के बारे में, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे एक एंथर की। एंथर का जो बाइलोब होता है बहुत डिस्टिंक्ट होता है इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। एंथर क्या होता है 4 साइडेड, जिसको हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जहाँ पे आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगी जो हर एक कॉर्नर पे लोकेटेड होंगी और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी। सो ये एंथर का डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोलन सेक्स है, पोलन ग्रेन यहाँ पे है, लाइन ऑफ डेहिसेंस है। माइक्रोस्पोरेंजिया का जब फर्दर डेवलपमेंट होता है एंड माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनती है पोलन सेक्स बनती है। सो एक्सटेंड होती है लॉन्गिट्यूडिनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड उसके बाद फिर उसमें पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं पोलन सेक्स में। सो अगर हम स्ट्रक्चर देखें माइक्रोस्पोरेंजिया की ट्रांसफर सेक्शन में अगर हम देखें तो जो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम होगा appears near circular in outline. So it is generally surrounded by 4 wall layers। एक लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर्स एंड द टेपिटम। आउटर 3 वॉल लेयर्स का फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है कि ये प्रोटेक्शन देते हैं एंड हेल्प करते हैं इन dehiscence of anther to release the pollen। innermost wall layer को हम टेपिटम बोलते हैं। टेपिटम क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है आपके जो डेवलप हो रही हैं उनको नरिशमेंट की ज़रूरत है, टेपिटम आता है इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो सेल्स होती है टेपिटम की, यहाँ पे सेल्स क्या प्रोसेस करती है डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली यहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। सो कैन यू थिंक ऑफ हाउ जो टेपिटल सेल्स कुड बिकम बाई न्यूक्लिएट। जब एंथर यंग होता है एक ग्रुप होता है कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स का, जिसको हम स्पोरोजीनस टिश्यूज बोलते हैं एंड इट ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये स्पोरोजीनस टिश्यूज कहाँ पे आता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, जैसे एंथर डेवलप होता है तो जो सेल्स होती है स्पोरोजेनस टिश्यूज की, यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन के बाद फिर क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनता है। सो व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। ये जो टेट्राड फॉर्म हुआ है इसकी प्लॉइडी क्या होगी ये हम पढ़ेंगे। यू कैन सी हियर ये ट्रांसफर सेक्शन है एक यंग एंथर का, एनलार्ज व्यू है माइक्रोस्पोरेंजियम का शोइंग वॉल लेयर्स मैच्योर डेहिसेट एंथर की आपको इमेज देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे आप देखेंगे टेपिटम है, मिडिल लेयर है, कनेक्टिव
एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, स्पोरोजेनस टिश्यू। एंड फिर यहाँ पे इस पार्ट का अगर आप और फर्दर डिटेल में देखेंगे, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर्स है, माइक्रोस्कोप मदर सेल्स है, एंड वी हैव टेपिटम। हर एक जो सेल होती है स्पोरोजेनस टिश्यूज की, इट इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। हर एक के पास पोटेंशियल पोलन होता है या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। ये जो प्रोसेस होती है माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन की, और माइक्रोस्पोर्स कहाँ से आते हैं? पोलन मदर सेल से आते हैं, जिसको हम पीएमसी के नाम से जानते हैं, थ्रू मियोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, किसके थ्रू? पोलन मदर सेल के थ्रू। फ्रॉम अ पोलन मदर सेल मियोसिस प्रोसेस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स जैसे ही ये फॉर्म होते हैं, फिर ये क्या होते हैं? एक जो 4 सेल का क्लस्टर है उसमें अरेंज हो गए, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। जैसे एंथर मैच्योर होगा एंड डिहाइड्रेट होगा, माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट होंगे एक दूसरे से, उसके बाद ये पोलन ग्रेन्स में डेवलप होंगे। हर एक माइक्रोस्पोरेंजम के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स होते हैं दैट आर रिलीज विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट्स को। अगर आप टच करोगे ओपन एंथर्स को, एक हिबिस्कस या किसी भी दूसरे फ्लावर के, तो आप देखोगे कि एक डिपोजिशन होता है येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स का। आप अपने फिंगर पे उसको देख पाओगे। स्प्रिंकल करोगे अगर आप इन ग्रेन्स को एक पानी की ड्रॉप पे, फिर उसको आप एक स्लाइड पे लोगे एंड उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप पे, तो आप बिल्कुल अमेज फील करोगे। ये जो वैरायटी है आर्किटेक्चर की, जैसे कि इसमें साइजेस की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, शेप्स की वैरायटी, कलर्स की वैरायटी, डिज़ाइंस की ऑन द पोलन ग्रेन्स, और डिफरेंट स्पेशीज़ में ये वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। सो दिस इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ फ्यू पोलन ग्रेन्स। ओके, अब यहाँ पे एनलार्ज व्यू है एक पोलन ग्रेन टेट्राड का, स्टेजेस ऑफ अ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन। यहाँ पे ये एनलार्ज व्यू है एक पोलन ग्रेन टेट्राड का। उसके बाद यहाँ पे स्टेजेस है, कैसे कैसे यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, मैच्योर हो रहा है एक माइक्रोस्पोर किस में? पोलन ग्रेन में। जनरेटिव सेल, then we have vegetative cell, asymmetric spindle, nucleus and vacuoles। पोलन ग्रेन जो होते हैं जनरली स्फेरिकल होते हैं, और इनके अगर हम मेजरमेंट की बात करें 25 से 50 माइक्रोमीटर्स होता है डायमीटर में। प्रोमिनेंट 2 लेयर होती हैं। जो आउटर लेयर होती है एक्जीन की बनी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, जो मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है आज तक। सो अब क्या ये बेनिफिट देता है पोलन ग्रेन्स को? देखिए, हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलाई को भी ये फेस कर सकता है। कोई भी एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड करे, ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं है। पोलन ग्रेन का जो एक्जीन होता है उसका प्रोमिनेंट अपर्चर्स होते हैं, जिसको हम जर्म पोर्स बोलते हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। सो पोलन ग्रेन्स वेल प्रिजर्व्ड होते हैं एज फॉसिल्स because of the presence of sporopollen. The exene exhibits a fascinating array of patterns and designs. क्या लगता है आपको एक्जीन
why do you think that exene should be hard? What is the function of germ spore? जो पोलन ग्रेन की इनर वॉल होती है उसको इंटीन बोलते हैं, पतली होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है एंड बेसिकली सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म होता है इट इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो इसके पास दो सेल्स होती हैं, एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो बिगर होती है, अबंडेंट यहाँ पे फूड रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, लार्ज होती है और इसका जो न्यूक्लियस की शेप होती है इरेगुलर होती है। जनरेटिव सेल वहीं पे छोटी होती है और ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हुए आपको देखने को मिलेगी। सो इट इज़ बेसिकली स्पिंडल शेप्ड। साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस होता है एंड यहाँ पे न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिलेगा। 60% अगर एंजियोस्पर्म की बात करूँ तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस टू सेल स्टेज। रिमेनिंग स्पेशीज में जनरेटिव सेल डिवाइड होती है माइटोटिकली टू गिव राइज टू द टू मेल गैमीट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड, जिसको हम 3 सेल्ड स्टेज बोलते हैं। सो बहुत सारे जो पोलन ग्रेन्स है बहुत सारी स्पेशीज के वो उनकी वजह से बहुत एलर्जीज हो सकती है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हो सकता है कुछ लोगों में, जिसकी वजह से क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। सो इट मे बी मेंशन दैट पेराथीनियम, परथीनियम और कैरेट ग्रास that came into India as contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy। और ये यहाँ पे इसने पोलन एलर्जी को भी कॉज किया है। पोलन ग्रेन्स रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। सो अभी ये फैशन बन चुका है रिसेंट ईयर्स में पोलन टैबलेट्स यूज़ करना फूड सप्लीमेंट्स एज अ फूड सप्लीमेंट्स। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है बहुत तरह के पोलन प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे टैबलेट्स की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में, और ये मार्केट में भी अवेलेबल है। पोलन का जो कंजप्शन है हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। सो यहाँ पे आप देखोगे ये पोलन के जो प्रोडक्ट्स हैं एनर्जी शेक, bee pollen cream, and we have bee pollen 30 tablets from England. Natural bee collected pollen in tiny golden pots, a natural food from honeybees. Okay, so when once they are shed, pollen grains को कहाँ पे जाना है, स्टिग्मा जो होता है उस पे लैंड करना होता है बिफोर दे लूज वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे पोलन ग्रेन बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा पोलन ग्रेन्स का कि इनको स्टिग्मा पे जाना है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दैट पोलन ग्रेन्स अपनी वाइबिलिटी को रिटेन करते हैं? देखिए जो पीरियड होता है फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वाइबल हाईली वेरिएबल है एंड टू सम एक्सटेंस अगर हम बात करें तो ये जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उस पर डिपेंड करता है। कुछ सीरियल्स में जैसे राइस, व्हीट, पोलन ग्रेन लूज करते हैं वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ द रिलीज। और कुछ जो मेंबर्स होते हैं जैसे रोसाशिए एंड लेजुमिनोशिए एंड सोलनेशिए, they maintain viability for months. You may have heard of storing semen, sperm of many animals, जैसे कि ह्यूमन का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। सो अभी ये पॉसिबल है कि जो पोलन ग्रेन्स है उसको भी स्टोर किया जाए, और बहुत सारी जो स्पेशीज़ है उनका पोलन ग्रेन स्टोर होता है। लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर करते हैं जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरह का जो स्टोर्ड पोलन है इसको यूज़ कर सकते हैं पोलन बैंक्स के एज अ पोलन बैंक्स विच इज़ सिमिलर टू लाइक सीड बैंक्स। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में बेसिकली यहाँ पे यूज़ होता है।
बात करते हैं पिस्टिल, मेगास्पोरेंचम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसेक की। देखिए गाइनोएशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक फ्लावर की। सो गाइनोएशियम क्या कंसिस्ट करेगा, सिंगल पिस्टिल कंसिस्ट करेगा, जिसको हम मोनो कार्पिलरी बोलते हैं, और इट मे हैव मोर देन वन पिस्टिल। अगर वन पिस्टिल है तो मोनो कार्पिलरी, एक से ज़्यादा पिस्टिल है तो मल्टी कार्पिलरी। तो जब यहाँ से यहाँ पे एक से ज़्यादा पिस्टिल होते हैं, पिस्टिल में बी फ्यूज्ड टुगेदर, जिसको हम सिंकार्पस बोलते हैं, और मे बी फ्री, जिसको हम एपोकार्पस बोलते हैं। हर एक जो पिस्टिल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा वही एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपका जो पोलन ग्रेन्स है वो लैंड करेंगे। स्टाइल क्या होती है, एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होता है, और ये स्टिग्मा के नीचे होता है। सो बेसल बर्ज पार्ट जो होता है पिस्टिल का, उसको ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, जिसको हम लोक्यूल भी बोलते हैं। प्लेसिएंटा इज ऑल्सो लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब आपको रिकॉल करना है डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसिएंटेशन दैट यू स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। सो अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसिएंटा क्या होते हैं, मेगास्पोरेंजा होता है, जिसको हम ओव्यूल्स भी बोलते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी एक हो सकता है, जैसे कि वीट, पैडी, मैंगो, या फिर एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स एट्सेट्रा। डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस, जो कि पिस्टिल को शो कर रहा है। अदर फ्लावर्स पार्ट्स हैव बीन रिमूव्ड। मल्टी कार्पिलरी सिंकार्पस पिस्टिल ऑफ अ paperwork, multicarpellary epocarpus gynoecium of Michelia, diagrammatic view of a typical anatropous ovule. So यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, दिस इज स्टिग्मा, फिर स्टाइल है, उसके बाद फिर ओवरी है, उसके बाद थैलेमस है। स्टिग्मा में अगर आप ये और भी ज़्यादा इसका जूम्ड व्यू है, एंड here we have helium, funicle, micropylar pole, outer integument, inner integument, nucleus, embryosec, etc., and callosal pole. नाव अगर हम बात करें मेगास्पोरेंजम ओव्यूल की, सो चलो फैमिलियराइज करते हैं अपने आप को जो टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है। ओव्यूल क्या होता है, एक स्पोल स्ट्रक्चर होता है, एंड ओव्यूल इज ऑलवेज अटैच टू द प्लेसेंटा, और अटैच होता है एक स्टॉक के थ्रू, जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। ओव्यूल की जो बॉडी होती है ये फ्यूज करती है फ्यूनिकल के साथ एक रीजन में, जिसको हम हाइलम बोलते हैं। दस हाइलम क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक जंक्शन को ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच में। हर एक जो ओव्यूल होगा इसके पास एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलोप्स होते हैं, जिसको हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल करते हैं न्यूक्लियस को, एक्सेप्ट उस टिप पे जहाँ पे छोटी ओपनिंग, जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, ऑर्गेनाइज होती है। माइक्रोपाइल एंड के ऑपोजिट में क्या होता है, कैलेजा होता है, जो कि बेजल पार्ट जो ओव्यूल का होता है उसको रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। एनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट्स एक मास होता है सेल्स का, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। सेल्स जो होते हैं न्यूक्लियस के, उनके पास अबंडेंट रिजर्व होता है फूड मटेरियल्स का। सो लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है या फिर फीमेल गेमेटोफाइट होता है। ओव्यूल के पास जनरली एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, जो कि मेगास्पोर से फॉर्म होता है। नाउ मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें तो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर्स का, मेगास्पोर मदर सेल से।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ओव्यूल्स जनरली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में माइक्रोपाइलर रीजन में ऑफ द न्यूक्लियस। सो लार्ज सेल होती है जहाँ पे आपको डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। एमएमसी अंडरगो करती है, इसमें म्यूटिक डिवीजन होता है। क्या इम्पोर्टेंस होता है एमएमसी का, जो म्यूसिस को अंडरगो, जहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूसिस डिवीजन हो रहा है। देखिए म्यूसिस की वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है 4 मेगास्पोर्स का। अब इससे पहले ये डायग्राम देखते हैं। पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल शोइंग अ लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, a diet and a tetrad of megaspores, 2, 4 and 8 nucleate stages of embryo sac and a mature embryo sac. A diagrammatic representation of the mature embryo sac. So this is micropylar and nucleus megaspore mother cell, micropylar and nucleus megaspore diet, micropylar and megaspore tetrad. Then we have micropylar and we have calisal and antipodals, polar nuclei, central cell, egg, synergids, filiform apparatus, etc. Now let's talk about female gametophytes. मेजॉरिटी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एक जो फंक्शन होता है मेगास्पोर का, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, जबकि जो 3 होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। केवल जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है ये फीमेल गैमेटोफाइट्स यानी कि एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। तो ये जो मेथड होता है एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन का एक सिंगल मेगास्पोर से, इसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। What will be the ploidy of the cells of the nucleus, MMC, functional megaspore and female gametophytes? स्टडी करते हैं फॉर्मेशन किसकी, एम्ब्रियो सैक की डिटेल में। सो फिगर 1.8 बी में आपने देखा जो मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होता है, फंक्शनल न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, फंक्शनल मेगास्पोर की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस डिवाइड होगा माइटोटिकली, डिवाइड होके 2 न्यूक्लियाई बनाएगा जो कि ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का। 2 मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिविजन्स रिजल्ट करेगा फॉर्मेशन में 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो सैक। सो ये हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए नोट करना कि ये जो माइटोटिक डिविजन्स हैं स्ट्रिक्टली फ्री are strictly free nuclear, that is nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formations. 8 न्यूक्लिएट स्टेज जब बनती है सेल वॉल्स आर लेड डाउन, जिससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट्स का, या फिर इसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। आपको ऑब्जर्व करना है सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को एम्ब्रियो सैक के अंदर। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. Remaining 2 nuclei, जिसको हम polar nuclei बोलते हैं, situated है below the egg apparatus in the large central cell. So यहाँ पे एक characteristics distribution है cells का within the embryo sac. Cells क्या होती हैं, ग्रुप होती हैं एक साथ माइक्रोपाइलर एंड पे, एंड यहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगी, एक एग अपैरेटस। एग अपैरेटस की बात करें तो इसके पास 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एक्सेल होती है। सिनर्जिड्स के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोपाइलर टिप पे, जिसको हम फिलीफॉर्म अपैरेटस के नाम से जानते हैं, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ये गाइड करता है पोलन ट्यूब्स को इनटू द सिनर्जिड। सो 3 सेल्स होती है एट द कैलिजल एंड हम इनको एंटीपोडल्स के नाम से जानते हैं। लार्ज सेंट्रल सेल जो होती है एज मेंशन्ड अर्लियर, इसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। 10 एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक जब मैच्योर होता है
दो 8 न्यूक्लिएट, इसको हम क्या बोलते हैं, 7 सेल बोलते हैं। बात आती है पॉलिनेशन की। सो प्रीसीडिंग सेक्शंस में आपने देखा था मेल एंड फीमेल गैमीट्स के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे प्रोड्यूस होते हैं। मेल एंड फीमेल जो गैमीट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन में, एम्ब्रियो सेक में। एज बोथ टाइप ऑफ द गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं, सो दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फर्टिलाइजेशन के लिए। कैसे होता है वो हम प्रोसेस देखते हैं। पॉलिनेशन होती है, मैकेनिज्म होता है जो इस ऑब्जेक्ट की को अचीव करता है, जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का। जब ये एंथर से शेड होते हैं, ट्रांसफर होके कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा से ऑफ अ पिस्टिल, इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाते हैं एक पिस्टिल के। सो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, हम देखेंगे कि यहाँ पे भी अडेप्टेशंस हुए हैं पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा एक्सटर्नल एजेंट का यूज़ होता है पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए। अब आपको लिस्ट करना है पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट क्या हो सकते हैं। पॉलिनेशन के बहुत टाइप होते हैं और ये डिपेंड करता है पॉलिन के सोर्स से। पॉलिनेशन को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑटोगैमी, इस तरह के पॉलिनेशन में पॉलिनेशन कैसे होता है, सेम फ्लावर में ही होता है। ट्रांसफर होगा यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। नॉर्मल फ्लावर में विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर्स एंड द स्टिग्मा। कंप्लीट ऑटोगेमी इज रादर रेयर। ऑटोगेमी जो होती है इस तरह के फ्लावर्स में, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है सिंक्रोनी की पोलन रिलीज में एंड स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी की, एंड ऑल्सो एंथर एंड स्टिग्मा को एक साथ लाई करना है इन क्लोज कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, ताकि जो पॉलिनेशन है वो हो सके। कुछ प्लांट जैसे कि वायोला, कॉमन पैंसी के नाम से जानते हैं, ऑक्सिलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस करते हैं 2 तरह के फ्लावर, दैट इज कैस्मोगेमस फ्लावर जो कि सिमिलर होती है दूसरी स्पेशीज के फ्लावर के साथ विद एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा। उसके बाद आते हैं क्लेस्टोगेमस फ्लावर जो ओपन ही नहीं होते। सो इन तरह के फ्लावर्स में एंथर एंड स्टिग्मा एक दूसरे के क्लोज नहीं होते हैं। जब एंथर क्या होता है, डेहिस्क होता है फ्लावर बड्स में, तो पोलन ग्रेन कॉन्टैक्ट में आते हैं स्टिग्मा के थ्रू ताकि पॉलिनेशन को इफेक्ट कर सके। दस इस तरह से हम कह सकते हैं क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स इनवेरिएबली ऑटोगेमस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पोलन का जो कि क्रॉस पोलन लैंड करता है स्टिग्मा पे, कोई भी चांस नहीं होता है। क्लेस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं एश्योर्ड सीड सेट इवन पॉलिनेटर्स की एब्सेंस में भी। सो डू यू थिंक दैट ये जो क्लेस्टोगैमी है एडवांटेजेस है या फिर डिसएडवांटेजेस है टू द प्लांट्स? एंड अगर ऐसा सोचते हैं तो यू हैव टू टेल द आंसर। सो गाइटोनोगेमी क्या होता है, इसमें ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे, और ये फ्लावर सेम नहीं होता, प्लांट सेम होता है बट फ्लावर डिफरेंट होता है। ऑल्दो ये जो गाइटोनोगेमी होता है इट इज़ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड जेनेटिकली ये ऑटोगेमी के सिमिलर होता है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स होता है वो कहाँ से आता है, सेम प्लांट से आ रहा है। जेनोगेमी में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, और यहाँ पे डिफरेंट प्लांट में ये हो रहा है पॉलिनेशन। सो ये सिर्फ एक तरह का पॉलिनेशन है विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन्स को लेके आता है पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे। अब बात करते हैं एजेंट्स के बारे में। सो यू कैन सी हेयर, ये हमारी है क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स एंड वी हैव चेस्मोगेमस फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर, दूसरा क्रॉस पॉलिनेटेड, एंड उसके बाद सी है क्लेस्टोगेमस फ्लावर। सो प्लांट यूज़ करते बेसिकली 2 एबायोटिक मीन्स फॉर पॉलिनेशन, जैसे कि विंड एंड वाटर, और एक बायोटिक जो है वो एनिमल्स है।
ये एजेंट्स है जिससे पॉलिनेशन को अचीव किया जाता है। सो मेजॉरिटी जो प्लांट्स की हैं ये बायोटिक एजेंट्स को यूज़ करती हैं पॉलिनेशन के लिए। केवल एक स्मॉल प्रोपोर्शन होगा प्लांट का जो एबायोटिक एजेंट्स को यूज़ करते हुए आपको मिलेगा। पोलन ग्रेन्स जो कि स्टिग्मा में के कांटेक्ट में आता है, एक चांस फैक्टर होता है दोनों विंड एंड वाटर पॉलिनेशन में। अब कॉम्पेंसेट करने के लिए इस अनसर्टेनिटीज को एंड जो इसकी वजह से जो पोलन ग्रेन्स का लॉस होता है उसको फ्लावर बहुत जो इनॉर्मस अमाउंट होता है पोलन का उसको रिलीज करते हैं। अगर हम कंपेयर करें नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो कि पॉलिनेशन के लिए अवेलेबल हैं। सो पॉलिनेशन अगर हम देखें विंड के थ्रू, ये कॉमन है अमंग्स एबायोटिक पॉलिनेशंस में। विंड पॉलिनेशन रिक्वायर करता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो लाइट है, नॉन स्टिकी है, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स। दे ऑफन पोसेसेस वेल एक्सपोज स्टेमन्स सो दैट पॉलन्स easily डिस्पर्स हो विंड करंट्स में। लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा होता है जो ट्रैप कर सकता है एयर बॉर्न पोलन ग्रेन्स को। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के पास एक सिंगल ओव्यूल होता है हर एक ओवरी में, और न्यूमेरस फ्लावर्स होते हैं जो कि इनफ्लोरेसेंस में पैक होते हैं। अगर हम मैं इसकी एक एग्जांपल की बात करूँ तो कॉर्न कोब है। टेसल्स जो आप देखते हैं ये कुछ नहीं होते बट स्टिग्मा होते हैं, एंड द स्टाइल जो वेव करती है विंड में, और इसका फंक्शन होता है पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करने का। सो विंड पॉलिनेशन जो होता है वो ग्रासेस में कॉमन होता है। पॉलिनेशन बाय वाटर क्वाइट रेयर होता है, एंड इसमें अगर हम देखें फ्लावरिंग प्लांट्स में क्वाइट रेयर होगा, एंड इट इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स। एज अगेंस्ट दिस आप रिकॉल करेंगे कि पानी जो होता है एक रेगुलर मोड होता है ट्रांसपोर्ट का मेल गैमीट्स के अमंग द लोअर प्लांट्स ग्रुप, जैसे कि एल्गाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। सो इट इज़ बिलीव्ड दैट पर्टिकुलरली कुछ ब्रायोफाइट्स के लिए, कुछ टेरिडोफाइट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि जो नीड होती है पानी की मेल गैमीट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एंड फर्टिलाइजेशन करने के लिए वो क्या होती है उसकी वजह से होता है ये सब। सो कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के तो होता है वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। बहुत सारे मेरीन सी ग्रासेस होते हैं जैसे कि जोस्टेरा। ये सारे एक्वेटिक प्लांट्स जितने भी सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो यूज़ नहीं करते हैं पानी को पॉलिनेशंस के लिए। मेजॉरिटी जो होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स की, जैसे कि वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, फ्लावर्स इमर्ज करते हैं अबव द लेवल ऑफ वाटर, और ये या तो ये इंसेक्ट्स इसको आके पॉलिनेट करता है या फिर विंड। एंड ज़्यादातर जो केस होता है लैंड प्लांट्स में। सो वेलिस्नेरिया फीमेल फ्लावर जब वो रीच करेगा पानी के सरफेस पे एक लॉन्ग स्टॉक के थ्रू, एंड जो मेल फ्लावर होता है या फिर जिसको पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं वो फिर जाके जो सरफेस होता है वाटर का वहाँ पे रिलीज होंगे। सो दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करंट्स। कुछ जो इनमें से पोलन ग्रेन्स है इवेंचुअली रीच करेंगे फीमेल फ्लावर्स पे, स्टिग्मा पे। दूसरा जो ग्रुप होता है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स का, जैसे कि सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर्स यहाँ पे सबमर्ज होते हैं पानी में, पोलन ग्रेन्स फिर रिलीज होंगे पानी के अंदर। सो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं बहुत सारी स्पीशीज में वो लॉन्ग होते हैं, रिबन की तरह होते हैं, एंड दे कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव करेंगे पॉलिनेशन को। मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पेशीज pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. Both wind and water pollinated flowers इतने ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, एंड ये आपको देखने को मिलेगा कि नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करती। तो आपको बताना है व्हाट वुड बी द रीज़न फॉर दिस। नाउ ये एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है जो कि कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस को शो कर रहा है, एंड यहाँ पे यू कैन सी दैट कि जो स्टेमन्स है वो वेल एक्सपोज्ड है।
सो इफ़ वी टॉक दैट मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स यूज़ करते हैं, सो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।